हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, डिटेल वीडियो, बिकॉज इसमें सारे ब्रांचेस के मुझे डिटेल देने हैं। और मैं जो चीज़ बताऊंगा वो उसी चीज़ पे, उसी पार्ट का बताऊंगा जिसमें करियर है, जिसमें प्लेसमेंट है, जिसमें आप करियर बना सकते हो। ओके, वरना देखो, अगर मैंने बोला कोई एक सब्जेक्ट बोला तो उसमें तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बराबर। वैसे ही कोई भी डोमेन की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे सब डोमेन होते हैं। बट मैं उसी डोमेन की बात करूंगा जिसमें अपने पास करियर है, जिसमें प्लेसमेंट है, जिसमें आप आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकते हो। मैं ऐसा कोई भी डोमेन का नाम नहीं लूंगा जिसमें आगे करियर नहीं है। मैं सब डोमेन की बात कर रहा हूँ। बाकी ब्रांचेस सबको पता ही होता है कि सीएस होता है, आईटी होता है, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है। बट उसके अंदर भी सब डोमेन होता है। जैसे सीएस आईटी में आप गए तो फिर क्या होता है, एआई, डीएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, बिग डेटा, हडूप एक टेक्नोलॉजी होती है। ओके, डीएस हो जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल हो जाता है। डीएस से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड ऑल, बहुत सारे डोमेन आ जाते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखो, मैं टेक ब्रांच, नॉन टेक ब्रांच दोनों की बात करूंगा। और दोनों के अंदर भाई टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई नॉन टेक में टेक्निकल स्किल्स नहीं है। नॉन टेक के कुछ अलग टेक्निकल स्किल्स, अलग एक सॉफ्टवेयर आने लगे हैं जो आपको आने चाहिए अगर आप उस फील्ड में काम करना चाहते हो, कोर ब्रांच में काम करना चाहते हो, चाहे वो मैकेनिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो सिविल ही क्यों ना हो, बराबर। सिविल मैकेनिकल पे भी आजकल पेपर डिजाइन नहीं चलता है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, उसमें डिजाइनिंग करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में करूंगा। हाँ, आपको पहले से मैं बोल देता हूँ भाई, लंबा वीडियो है, मैं कुछ घाई में नहीं करता, आराम से डिटेल में बताता हूँ। तो जिसको जहाँ पसंद है वो देखो। ओके, ठीक है। मेरा मोटो है भाई, जिसको प्रॉपर नॉलेज चाहिए यहाँ पर आओ, डिटेल में मैं दूंगा। तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल डोमेन। मैकेनिकल डोमेन के अंदर सब डोमेन आता है डिजाइनिंग। क्या आती है? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा करियर है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के बाहर जाएंगे तो जर्मनी वगैरह में अच्छे खासे आईटी से भी अच्छे खासे जैसे पैकेज मिलते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग डोमेन में उसके डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आपको होने चाहिए। केटिया वी5 आजकल चल रहा है मार्केट में, सॉलिड वर्क्स ये मार्केट में चल रहा है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैकेनिकल के अंदर जो सब डोमेन है जिसके अंदर करियर है, प्लेसमेंट है, फ्यूचर में आप अच्छा कर सकते हो, मैं उस डोमेन की, सब डोमेन की बात कर रहा हूं। पहला है डिजाइनिंग। यू कैन बी अ सब डिजाइनिंग इंजीनियर, यू कैन बी अ सीएई इंजीनियर। सीएई क्या होता है? आपने डिजाइन बनाया किसी ना किसी मटेरियल का, उस प्रॉपरली बनेगा, बराबर। आपने मोटर का डिजाइन बनाया, आपने किसी और चीज का डिजाइन बनाया, वो किसी न किसी मटेरियल का बनेगा। तो डिजाइन बनाने के बाद वो मटेरियल से उस चीज का ड्राफ्टिंग कैसे किया जाएगा, उसका जो बोलते हैं ना, ढांचा कैसे रेडी किया जाएगा, उसके लिए एनालिसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ये एज बना है, इसके ऊपर मैं प्रेशर देने वाला हूं तो ये कितना प्रेशर झेल पाएगा, वो इसका पहले से डिसाइड किया गया है। डिसाइड किया गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बना है। और हर एक पर मिलीमीटर स्पेस में उतना मटेरियल है ताकि वो उतना झेल पाए, वरना ये हवा होगा, हल्का होगा और ये फटक से टूट जाएगा। तो हर एक चीज का, मोटर हो गया या हर एक चीज का एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में रोप होता है, लिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग उसका डिजाइन किया गया, उसके अकॉर्डिंग उसका एफईए एनालिसिस करके बनाया गया। तो दैट इज कॉल्ड एज सीए, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, जिसमें डिजाइनिंग के बाद एनालिसिस करके उस ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल बनाया जाता है ताकि उस ढांचे में डाल के उसे हम लोग डिजाइन कर पाए। दूसरा है सीएफडी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कौन से मटेरियल से बनेगा जिससे उस चीज का वो वर्क कर पाएगा। जैसे को बहुत सारी चीजें होती है जो कॉपर की ही बनती है, एल्यूमिनियम की ही बनती है, अदरवाइज जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर कोई चीज हमें मेटल में चाहिए बट हाँ हल्का होना चाहिए तो हम एल्यूमिनियम यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी चाहिए जिसमें रस्ट वस्ट ना लगे तो हम लोग एलॉय यूज करेंगे, जिसमें हम लोग स्टेनलेस स्टील प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सीएफडी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो कैसा है और उसके ऊपर अगर कोई रिएक्शंस होते हैं तो क्या रिएक्शन होंगे। कोई वो मटेरियल की बॉडी अगर मूव करेगी तो मूवमेंट करने के बाद एनवायरमेंट का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। जैसे कि ट्रेन के पार्ट्स हो गए या कोई भी व्हीकल के ऑटो पार्ट्स हो गए, वो बाहर का इस तरह से बनाया जाता है कि बारिश हो या कुछ भी हो तो उसका उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। उसका एक एरोडायनेमिक्स होता है स्पीड के लिए, वो बना रहे और वो ऑब्जेक्ट अच्छे से वर्क करे। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, और ये सब चीज के सॉफ्टवेयर्स होते हैं।
वो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको आने चाहिए, उसका लॉजिक क्या होता है वो आपको पता है। जैसे डिजाइनिंग करना है तो 3D मॉडल क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑल, उसके अलावा भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए डिजाइनिंग आने के लिए। वैसे ये सब चीज के भी बेसिक्स आप मैकेनिकल डोमेन में पढ़ते हो, उसके सॉफ्टवेयर सीखते हो और फिर उससे रिलेटेड आप काम करते हो और सॉफ्टवेयर के ऊपर इंडस्ट्री में काम करते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, मैं तो आया था टेक नॉन टेक दोनों ब्रांच के बारे में पढ़ने के लिए, ये मैं क्या मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ, मैं तो मैकेनिकल लेने वाला नहीं हूँ। गाइज ये वीडियो सबके लिए है, मैकेनिकल, सिविल, टेक ब्रांच सबके बारे में बताऊंगा, एंड तक जरूर देखते रहना, ठीक है। बट अभी जैसे मैकेनिकल डोमेन में हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैकेनिकल के अंदर का मैं डिस्कस करूँ। फिर एमबीडी, मल्टी बॉडी डायनेमिक्स, मतलब जो बोलते हैं ना कोई भी व्हीकल होता है उसका 3 व्हील है या 4 व्हील है तो उसके बीच का जो जॉइंट्स होता है किस तरह से वर्क करेगा कि प्रॉपर्ली वर्क करे, दैट इज मल्टी बॉडी डायनेमिक। एचईबी आजकल नया आया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक है सर, बट उसके सारे पार्ट जो बनते हैं, जो एरोडायनेमिक्स उसके अंदर लगने वाला है वो मैकेनिकल डोमेन का बंदा ही डिजाइन करेगा। तो ये 4 डोमेन है मैकेनिकल के अंदर जिसमें अच्छा स्कोप है, करियर स्कोप है, प्लेसमेंट एंड ऑल है, बराबर। मैंने एक बेसिकली इंडस्ट्री बता दी, बाकी 3 मैंने 4 डोमेन मैंने बताया आपको, ठीक है। अब एक एक को देखते हैं। जैसे डिजाइन में आप जाओगे तो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड आप कॉलेज वाले सिखाएंगे तो 2D 3D, उसके बाद ये सॉलिड वर्क, स्केटिया, एनएक्सकैड, एलईएस, ये सब सॉफ्टवेयर होता है, ये सर्फिसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए डिजाइन डाउन में। ये सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आजकल यूज हो रहे हैं, ये आपको आएगा तो फटक से प्लेसमेंट मिल जाएगा अच्छे से कंपनी में। बहुत सारी इंडिया की कंपनी है, एक्सप्लियो, टीसीएस में भी डिजाइनिंग डोमेन में हायर होता है, ठीक है। और जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो बहुत सारे इंडियन कंपनी है, बाहर की जर्मनी कंपनी, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कंपनी है, वो सब डिजाइनिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर आपको आनी चाहिए। इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर हो, यही सॉफ्टवेयर चलता है डिजाइनिंग के लिए। CAE मैंने जो बोला, फाइनल एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं होगी, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, बट इंडस्ट्री में ये सब ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जाओगे आप मैकेनिकल डोमेन में सब पढ़ोगे आप, तो इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है एंसा, हाइपरमेश, LS डायना, ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। CFD में आप जाओगे तो मैटलैब, ओपन फॉर्म, एंसा, एंसिस फ्लूइड, GT पावर, GT सूट, ये अभी नया आया हुआ है, इसको छोड़ के ये 3-4 तो आपको आने ही चाहिए, ओके। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी थे उसके अंदर, ओके। मैटलैब ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। फिर एमबीडी, मल्टी बॉडी डायनेमिक्स, अगेन मैटलैब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, सॉलिड वर्क डिजाइनिंग के लिए हो गया। अडाम एक अलग लेवल का, जैसे आप AI बोलते हो, वैसे अडाम एक अच्छा सा सिस्टम होता है जो खुद डिसीजन लेके आगे क्या करना चाहिए ये बताता है। ये सब ऑटोमोबाइल्स में फिट होता है, ठीक है। बहुत तो आपने पढ़ा रहेगा टेस्ला विस्ला एंड ऑल, तो उसमें यही यूज होता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। मोशन व्यू, मोशन सॉल्व भी होता है। तो ये मैंने डोमेन के अंदर सॉफ्टवेयर बताया। ये एक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेगी। तो भाई इसके अंदर एक फ्यूचर, ये मैंने एक इंडस्ट्री बताई जिसके अंदर मैकेनिकल डोमेन के स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। तो अगर मैकेनिकल डोमेन में जा रहे हो तो जो मैंने बताया वो याद रखना। सिविल में जो जाने वाले, भाई पुराना मेथड गया पेन एंड पेपर वाला। अब आप कोई भी डिजाइन बनाते हो तो उसको टोटल 2D 3D में बनाना पड़ता है ऑटोकैड। बेसिक डिजाइन स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल पिलर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, वो ऑटोकैड में बनता है। बट उसके अलावा जो भी होती है 3D मॉडलिंग हो गई, 3D राफ्टिंग हो गई, फिर उसके अलावा कर्व स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर से बनते हैं। ईटैप, स्टैट प्रो, आजकल ये ज़्यादा होता है, हाई राइज बिल्डिंग वगैरह बनाने में कोई भी अलग स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ईटैप और स्टैट प्रो में बनता है। ऑटोकैड में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर रहता है भाई, बेसिक नीचे से लेकर ऊपर पिलर क्या आएगा बस। उसके अलावा कंप्लीट डिजाइनिंग जो आजकल हो रही है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ईटैप और स्टैट प्रो चल रहा है। सेफ फॉर सिस्मिक लोड, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली बताता है कि भाई पिलर का क्या डिजाइनिंग, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना वो लोड ले पाएगा। अगर कोई स्ट्रक्चर हम लोग अर्थक्वेक जोन में बना रहे तो कैसा बनना चाहिए नॉल। HECRIS नई चीजें, रेविट जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल। प्राइमेरा P6 ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो जाता है, ओके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पूरा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, पिलर बनाने के लिए कितना टाइम देना है, बीच का स्ट्रक्चर के लिए कितना टाइम देना है, आगे के लिए कितना टाइम। तो ये पूरा डिवाइड होता है, पूरा वर्क डिवाइड होता है। डिजाइनर कब काम करेगा, आर्किटेक्चर कब काम करेगा, जो सिविल इंजीनियर है वो कब कब वर्कआउट करे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कोई आगे जाके टीम लीडर वगैरह बनना चाहेगा इसमें, ओके, कोई बड़ा प्रोजेक्ट खुद ही पूरा लीड करना, ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए। रैम कनेक्शंस, जो मैंने बोला पिलर्स के बीच में कनेक्शन, जॉइंट्स जितने भी बनते उस किस तरह से डिजाइन। टेक्ला, रेविट और टेक्ला हो गया, ईटैप, स्टैट प्रो हो गया। ये 4 सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज होते हैं सिविल इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कंप्यूटर PC पे काम करेगा।
मैकेनिकल का मैंने क्या बोला, सब सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर पीसी पे काम करता है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। दैट इज द करेंट रिसेंट मार्केट जो आपको होना चाहिए, तब जाके आपको वही मिलेगा। आप पे खाली बोलोगे नहीं मैं डिग्री ले लिया तो हो गया, नहीं। जैसे मैंने बोला कि कॉलेज वाले एक ही सॉफ्टवेयर बताएंगे, बाकी आपको खुद सीखना है जो मार्केट में काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल मार्केट पहले से नहीं है मतलब कि हम लोग A to Z चीजें इंपोर्ट करते हैं। हाँ, मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन होता है, उसमें नहीं जाना है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, नहीं जाना है उसमें जॉब नहीं मिलता है, उसमें खाली असेंबलिंग होती है। जो मैंने डोमेन बताया उसी डोमेन में जाना है, उसी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके उसी डोमेन में वर्कआउट करना है, ताकि उस फील्ड में आपको जो है करियर प्लेसमेंट मिले। इलेक्ट्रिकल में भी सेम, सब कुछ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अचानक मुझे याद आया, यहाँ से मैं वहाँ रिलेट करके याद किया, इसमें सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्शन में हमारे पास कुछ भी अच्छा फ्यूचर करियर वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रिकल में करियर बनाना है तो तब करियर है जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप करियर बनाना चाहते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, बराबर, वो लोग S1 प्रो बना रहे, मतलब जो स्कूटी होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, इलेक्ट्रिक जितनी व्हीकल्स हो रही है, उस डोमेन में अगर आपको काम करना है, करियर बनाना है, अच्छा फ्यूचर है, आप इलेक्ट्रिकल के अंदर जा सकते हो। अदरवाइज आप बोलोगे कि भाई ये डोमेन में मुझे नहीं जाना है, उसके अलावा कोई डोमेन है क्या, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर और कोई डोमेन में अच्छा प्लेसमेंट करियर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है, जैसे सेफ हो गया, रैम कनेक्शन हो गया, ये सब आपका बड़े बड़े जो ये होता है, जैसे बांद्रा वर्ली सीलिंग आपने बोला, स्टील्स के जो कनेक्शन होते हैं, स्टील के कनेक्शन, रोप, स्टील रोप पे पूरा होता है, ओके, वो सब में भी यही सॉफ्टवेयर यूज होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग यूज होता है, ठीक है। डैम्स वगैरह बनाने में भी यूज होता है। तो उसके लिए आपको मैटलैब सिमुलिंग, ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ये आना चाहिए। AVR बेयर मेटल प्रोग्रामिंग यूज होता है, ओके, बाद में ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोसार जो हम लोग बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, जो ऑटोसार एक काइंड ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है जो व्हीकल्स में यूज होता है। CATIA V5 ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग पार्ट डिजाइन के लिए यूज होता है, मैंने पहले ही बताया, वो मैकेनिकल में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल में भी यूज होता है। PCB डिजाइनिंग आपको बेसिक है, पता होगा, C++, पाइथन, ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हो गया। अभी ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में चीजें शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट आपके लिए जितना जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ। ENTC इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में दो पार्ट हो गया। एक हो गया ENTC का खुद का डोमेन, बराबर, जिसके अंदर आएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया में अभी हो रहा है, तो उसमें आप जाओगे डेफिनेटली अच्छा करियर है। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी आप पढ़ते हो, जीनर डायोड, PN जंक्शन डायोड एंड बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, ओके, वो सारी चीजें काम की है, फ्यूचर में है उसका करियर। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो रहा है खुद का, तो उसमें आप कर सकते हो। दूसरा, ENTC का जो खुद का है, ENTC के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हो गए जो आजकल यूज होते हैं, किसमें, AI बेस्ड मॉडल जितने भी बन रहे, या जो भी ऐसा मॉडल बन रहा है जो ऑटोमेटेड है। हम लोग ने रूम के अंदर गया, लाइट चालू हो गई, अदरवाइज लाइट बंद हो गई। ऑटोमेटेड सिस्टम जितने भी है, IoT डिवाइस जो आप सुनते हो, एलेक्सा, बराबर, AC में भी IoT डिवाइस आने लगी है भाई, ये 24 डिग्री करो, ये करो, वो करो, रणवीर का एड वीडियो आता है, बराबर। तो वो सब में IoT डिवाइस जो यूज है, उसका जो पूरा प्रोग्रामिंग और उसके पार्ट जो बने हैं जिससे वो काम करे, वो IoT डिवाइस का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ENTC का इंजीनियर बनाता है, जिसमें मैटलैब सिमुलिंग जैसा सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग भी यूज होती है। उसके अलावा वो डिवाइसेस जो मैंने बोला, वो एक पार्ट हो गया, वो कहीं पर भी IoT आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसमें भी इंपोर्ट हो रहा है, या उसके अंदर भी इंसर्ट हो रहा है, जिसके वजह से ENTC का इंजीनियर का काम यहाँ पर भी आ गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिजाइनिंग में भी, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स, जो ऑटोमेटेड पार्ट जो है वो बनाने के चक्कर में आ चुके हैं। तो मैटलैब सिमुलिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है तो हर जगह चलता है आजकल। एम्बेडेड OS सिस्टम, ऑटोसार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोसार यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम, और दूसरे एम्बेडेड सिस्टम आप यूज कर सकते हो IoT डिवाइसेस में, ROS, ऑटोसार, ओके, C++, पाइथन प्रोग्राम। तो ये मैंने बताया 50% ऑफ ENTC स्टूडेंट जहां पर जा सकते हैं। बाकी 50% स्टूडेंट कहां पर जा सकते हैं कि भाई ENTC में हम हैं, बट हमको CS के डोमेन में आना है, CSIT के डोमेन में, तो आप ENTC मतलब करते करते पैरेलल में जो भी प्रोग्रामिंग है वो सीख सकते हो, AI ऑप्टिमाइजेशन टूल्स सीख सकते हो, या डेटा साइंस में जाना है तो उससे रिलेटेड टेबलव्यू, पावर BI, SQL जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप सीख सकते हो।
और ENTC में होने के बाद भी आप CIT के इंडस्ट्री में जा सकते, बिकॉज बहुत सारी मैक्सिमम कंपनीज 90% कंपनीज CSIT के कोई भी जॉब रोल के लिए ENTC स्टूडेंट को भी अलाउ करते हैं, ओनली इफ उसने उससे रिलेटेड कोई स्किल सीखा हुआ है, उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया हुआ है, वो टेक्नोलॉजी उसे आता है, वो नॉलेज उसे आता है। दैट इज द रीजन कि भाई CSIT AIDS AML के बाद हमें लगभग वही कट ऑफ दिखने में मिलता है ENTC में भी, क्योंकि ENTC वाले भी कॉलेज में गए तो IT की कंपनी आती है तो उसमें प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं, ये उनको छूट होती है। इसी वजह से अगर आपको टेक डोमेन नहीं मिलता है तो उसके बाद आप ENTC भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ENTC के स्टूडेंट 50% तो उधर ही जाएंगे CSIT के डोमेन में, बट 50% अगर आप ENTC के कोर डोमेन में रहना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर्स इज अ डोमेन जिसमें आप कर सकते हो, या दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल या IoT डिवाइस डेवलपमेंट जो होता है उसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। IoT डिवाइस डेवलपमेंट वो इंडिया में ग्रो हो रहा है, रोबोटिक्स वगैरह में भी IoT के डिवाइसेस के जो पार्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं, बहुत सारे मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस होती है, रास्पबेरी पाई वगैरह एंड ऑल, वो सब यूज होता है। टेक डोमेन की बात करें जिसके लिए आप बोल रहे हो ना, यहाँ तक जो भी आया है ये वीडियो देख के मतलब उसको टेक के डोमेन के बारे में सुना है, तो जनरली पब्लिक टेक के बारे में स्टार्ट कर दिए, मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले नॉन टेक का स्टार्ट किया, अब मैं टेक का बता रहा हूँ। टेक के बारे में तो सब लोग पता है, सबको मालूम है, सब जानते हैं, मैं बताऊंगा बट फिर भी बता रहा हूँ, और सब उसी के बारे में बात करते हैं, नॉन टेक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब किसी का बंदे का मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो वो क्या करे, कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आता है, टेक्निकल मतलब मैकेनिकल में ही इंटरेस्ट है, उसमें करियर बनाना है तो वो क्या करे, समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको हर एक डोमेन के बारे में, जो काम का डोमेन है जिसके अंदर सब डोमेन अभी भी है, मैकेनिकल के अंदर 10 चीजें आती है, बट मैंने 3-4 चीजें बताई जिसमें भाई करियर है, जिसमें प्लेसमेंट है, किसमें नहीं जाना है मैंने आपको वो भी बता दिया, प्रोडक्शन वगैरह में नहीं जाना है, ठीक है। तो आप टेक डोमेन की बात करते हैं, CSIT AIDS AML आपके टेक डोमेन में आता है, जिसमें पहले डेवलपर में बहुत ज्यादा डिमांड था, अभी भी है, बट मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ डेवलपर मतलब क्या। डेवलपर का मतलब ये नहीं होता है कि भाई वेबसाइट किसी ने डेवलप कर दिया डेवलपर हो गया, या सिर्फ एक ऐप बना दिया तो डेवलपर हो गया, नहीं, सिर्फ डेवलपर में सिर्फ ये नहीं आता है, बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, और इसी से मार्केट में फैला हुआ है कि नहीं भाई आजकल तो वेबसाइट AI भी बना देता है, ऐप AI से भी बन सकता है फटाक से, इसलिए डेवलपर का क्या रहा ही नहीं कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट या डिमांड, जो भी आप बोले, बट ऐसा नहीं है। देखो कोई एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर हमें A to Z प्रोसेस में किसी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो वो A to Z जो टेक्नोलॉजी बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कि डेवलपमेंट। वो एक मेथड, एक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, उसको जो डेवलप करेगा उसको हम लोग डेवलपर बोलते हैं। अब किसी चीज में वेबसाइट यूज होता है तो वेबसाइट भी डेवलपमेंट में आ जाता है, ऐप यूज होता है ऐप भी डेवलपमेंट में आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेडिकल शॉप में जाते हो, एक स्कैनर रहता है, स्कैन करता है, जुप करके ब्लू लाइंस होता है, स्कैन किया, उसके बारे में पूरा प्रोडक्ट डिटेल आ गया, डिटेल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या भाई बताता है कि भाई ये स्कैन किया मतलब ये बिक गया। वो अंदर से एक ERP सॉल्यूशन होता है, ERP जो एक सॉल्यूशन, एक सॉफ्टवेयर होता है, या आप बोल सकते हो मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है पूरा A to Z, जिसके अंदर प्रोडक्शन से लेकर मतलब मैन्युफैक्चरिंग के भी यूज हो जाता है, या तो उसके अंदर क्वांटिटी मैनेजमेंट, या बोल सकते हो आपका जो लॉजिस्टिक होता है, ये सारी चीज के लिए यूज होता है कि कितने प्रोडक्ट है, कितने बिक गए, कितना बाकी है, कितने का एक्सपायरी डेट आ रहा है, कितना मुझे और ऑर्डर करना चाहिए, वो उसमें ये भी रिकॉर्ड होता है कि भाई कितने महीने में कितना कितना बिका, उसके हिसाब से आगे और क्या डिमांड, क्या सप्लाई है। तो ये मैंने एक मेडिकल शॉप या मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर की बात की, तो ये एक IT इंजीनियर ने ही पूरा बनाया है। तो हर एक जगह पे प्रोसेस होता है, हर एक जगह पे ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत होती है, हर एक अलग अलग चीज, और उसमें भी ऐसा नहीं छोटा मोटा है भाई एक दिन में, ये लंबा प्रोजेक्ट होता है, 1-1 साल लग जाता है पूरा वो डेवलप करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डेवलपर, और प्रोग्रामर भी बोल सकते हो उसको। उसमें जो भी मेथड यूज होगा, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होगी वो करेगा। उसमें मल्टीपल चीजें यूज हो जाती है, जैसे कि कोर जावा, एडवांस जावा यूज होता है, बैक एंड में प्रोसेस करना है हम लोग को पूरा प्रोडक्ट वगैरह, असेंबलिंग वगैरह एंड ऑल, तो डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज हो जाता है, उसमें DBMS हम लोग बोलते हैं उसको। फिर उसका एक पर्टिकुलर हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा, इफ एंड एल्स वगैरह लगाएंगे। तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं पाइथन प्रोग्रामिंग का भी कहीं कहीं यूज होता है, ईजी टू यूज करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें का यूज होता है। तो डेवलपर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई वेबसाइट डेवलपर जो डेवलप कर रहे हैं तो वेबसाइट डेवलपर बन गए, ऐप डेवलपर नहीं, वो डेवलपर बने, बट मेन डेवलपर कौन होते हैं, जो इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैकेज उठा रहा है, 20-30 का पैकेज उठा रहा है, वो डेवलपर की मैंने बात की। तो वेबसाइट डेवलप तो भाई BSc IT वाले भी कर लेते, ओके, नॉर्मल BCA वाले, या आप भी कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट ये एक बहुत बड़ा डोमेन है
जो आजकल ग्रो हो रहा है बिकॉज क्या होता है, एआई आपका सब कुछ प्रोसेस कर लेता है, बट बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं या डेटाबेस होता है जो डिसीजन ओरिएंटेड रहते हैं या जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जो एआई वगैरह नहीं कर पाता है। इस रीजन की वजह से डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट एक ऐसा डोमेन है जिसमें काफी अच्छा फ्यूचर करियर है। बड़े बड़े डेटा, पूरा लार्ज अमाउंट में डेटा, जो लाइव डेटा जा रहे हैं उसको पूरा प्रोसेस वगैरह करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर चल रही है। पूरा स्टॉक मार्केट डेटा साइंस की वजह से चल रहा है। फिनटेक हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, उनके खुद के सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं जो लाइव डेटा को पूरा एनालिसिस करता है। इसी बात है कि भाई कौन सा स्टॉक बढ़ेगा घटेगा, क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए एंड ऑल। एग्जांपल मैंने दिया। एआई तो भाई कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं, इसके बारे में तो सबको मालूम है। जिसको एआई आता है वो भाई लंबा चलेगा। एआई नहीं आता है, आज के ज़माने में आप किसी भी डोमेन में रहो, एआई का यूज़ आपको आना ही चाहिए। समझ में? दैट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी हो चुका है। ओके, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट मैंडेटरी है। वैसा ही आप इंडस्ट्री में आ रहे हो वर्क करने के लिए, तो आपको एआई का यूज़ आना ही चाहिए। अब एआई दैट इज डिफरेंट थिंग हो गया। एआई हर जगह पे यूज़ हो रहा है, बट एआई के अलावा जो है दैट इज एमएल, दैट इज डिफरेंट थिंग। मशीन लर्निंग टुगेदर वी कॉल्ड एज एआई एमएल। एआई इज समथिंग डिफरेंट, वी यूजिंग इन अ कॉमन थिंग्स। मैं कॉमन थिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एआई एमएल एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन है। काफ़ी अच्छा करियर प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर करियर है इसमें। जब हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या किसी भी चीज़ को प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको खुद को एक छोटी सी थिंकिंग कैपेसिटी देते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी देते हैं कि कंडीशनल बेस, अनकंडीशनल बेस नहीं, कंडीशनल बेस, कि ऐसा होगा तो ऐसा 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 करना है, ऐसा होगा तो ऐसा 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 करना है। दैट इज कॉल्ड एज एआईएमएल का पूरा डेवलपमेंट। एआईएमएल इज अ वेरी गुड डोमेन भाई, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये इंडस्ट्री को मैं देना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री को मैं नंबर देना चाहूँगा। ये मैं नंबरिंग कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ये मेरा है भाई, गूगल वूगल किसका नहीं, मेरा खुद का है। मेरे को जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है। मीन्स व्हाट, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हैविंग ग्रेट पोटेंशियल फ्यूचर है उसके अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग, सैस, पैस, एस, IaaS, यस बोलते हैं हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पैस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सैस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। काफ़ी अच्छा चल रहा है क्लाउड कंप्यूटर में। क्लाउड डेटाबेस भी दो टाइप के हो जाते हैं, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। फिर हाइब्रिड क्लाउड मॉडल आजकल आ चुका है, तो बहुत गवर्नमेंट में भी यूज़ होता है, प्राइवेट में भी यूज़ होता है, तो बहुत अच्छा प्लेस। IoT डेवलपमेंट तो मैंने बताया भाई, आजकल अभी फ्यूचर होगा 5-10 साल के बाद हर जगह IoT प्रोडक्ट्स ही रहेंगे और कोई रहेगा ही नहीं ऐसा। तो IoT डेवलपमेंट में भी जो प्रोग्रामिंग यूज होता है, केन टेक डोमेन आ गया। बिग डेटा, हडूप, ये एक टेक्नोलॉजी है जो अच्छी खासी चल रही है। अब उसके अलावा जो मैंने बताया कि एक होता है कि मैंने डोमेन की बात की, डोमेन के अलावा एक होता है प्रोफाइल। जैसे कि मैनेजर हो गया, आपको मालूम है मैनेजर, बट मैनेजर में भी टाइप होते हैं। ऑपरेशन मैनेजर होता है, बराबर। प्रोडक्ट मैनेजर होता है एक, बराबर। एक होता है चेन बेस्ड मैनेजर, A to Z लॉजिस्टिक मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेज करता है। प्रोफाइल हो गया, तो कौन से प्रोफाइल को इंडिया में हाईएस्ट पेइंग जॉब है, वो प्रोफाइल की मैंने बात की। क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस में डेवलपर, ओके, AI फुल स्टैक डेवलपर अभी कम हो चुका है। बाकी डेवॉप्स इंजीनियर, ब्लॉकचेन डेवलपर काफ़ी अच्छा चल रहा है। बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई कोई भी इंडस्ट्री में प्रोसेस चाहिए रहता है A to Z, उसका पूरा A to Z बनाना प्रोसेस, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एंगुलर वेब डेवलपमेंट आजकल नया आ चुका है। तो जावा, कोर, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। आप CS में जा रहे हो, IT में जा रहे हो या किसी ENTC में जा रहे हो, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो जो आपके लिए काफ़ी काम का है। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग, रिएक्ट JS चल रहा है आजकल, एंगुलर JS, नोड JS, ये सब चल रहा है। DBMS मैंने बोला भाई, डेवलपर कितना भी AI से आप कर लो, बैकग्राउंड में जो डेटाबेस मैनेजमेंट पूरा रहता है। जैसे आप अमेजोन पे कुछ भी सर्च कर रहे हो तो उसमें 1000 प्रोडक्ट है, उसमें भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन के सब है, सब एक साथ मैनेज करना वो कहाँ से होता है, वो बैकग्राउंड में डेटाबेस कनेक्टेड है और उसका मैनेजमेंट सिस्टम वैसा है, तो दैट इज कॉल्ड DBMS, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, DS से। अगेन ये काफ़ी काम का होता है। AI ऑप्टिमाइजेशन आपको आना ही चाहिए, भले आप टेक डोमेन में हो, नॉन टेक डोमेन में, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आप डेटा साइंस में आप ये मैंने थोड़ा सा ये बताया कि भाई डेवलपर किसको बनना है तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। डेवलपर किसको बनना है, तो जैसे मैंने बोला कौन सा डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ, याद है ना, इंडस्ट्री में जो डेवलपर यूज होते हैं वो। फिर डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट आपको बनना है तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। SQL हो गया, पाइथन हो गया, पावर BI, टेबल्यू हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, एडवांस डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग आजकल नया आया हुआ है, एल्गोरिदम,
हो गया। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हो या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो जगह पे आपको स्टैट्स का नॉलेज होना ही चाहिए ताकि वो एनालिसिस वो प्रॉपरली हो सके। साइबर सिक्योरिटी भाई, अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो उतना ही फ्रॉड भी होगा, उतना ही सिस्टम को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ जो हम यूज़ करते हैं सब फॉरेन टेक्नोलॉजी के साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चाहे वो मैक ये अवेस्ट हो, ओके, ये NPAV शायद इंडियन, और ये है। बाकी नॉर्टन हो गया, नॉर्टन की सिक्योरिटी फीचर हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्टन प्रोटेक्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन, सब ये फॉरेन बेस है। इंडियन डेवलपमेंट बेस बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये अच्छा है। फायरवॉल, एथिकल हैकिंग आनी चाहिए, नेटवर्किंग पता होनी चाहिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताना चाहा था कि भाई टेक हर जगह फैल चुका है, हर जगह पे, चाहे वो गेमिंग इंडस्ट्री हो, ट्रैवलिंग, आपका जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, शॉपिंग इंडस्ट्री हो गया, ऑडियो एंटरटेनमेंट, सोशल, फूड ड्रिंक, ऑनलाइन डेटिंग, भाई शॉपिंग विपिंग, हेल्थ फिटनेस, सब जगह, हर जगह टेक आ गया। इसका कहने का मतलब क्या बढ़ रहा है कि बहुत जगह पे मैं देखता हूँ कि अब नहीं होगा टेक ब्रांच में प्लेसमेंट, अब आएगा वापस से कोर डोमेन का, बोलते ना वो, ऐसा बहुत सारे अलग अलग हमें वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मैं सोचता हूँ बच्चों को क्या ये गुमराह किया जा रहा है। जब आप सुबह उठने से लेकर आपका ऑनलाइन अलार्म, आजकल सिस्टम आ गया, अलार्म में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप का अलार्म बजाते, पानी पीने के लिए अलार्म, ये करने के लिए अलार्म, टिकटिंग, शॉपिंग से लेकर रात को सोने तक, जब हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह फलाना ठिकाना यूज़ करते हैं, हर जगह जब हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन वाली, CSIT के डोमेन वाली, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कल को सुबह उठे और हम लोग बोलेंगे नहीं भाई मुझे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है, मैं पैदल चल के जाके लेके आऊँगा, या मैं अब मोबाइल छूँगा नहीं, ऑनलाइन हो ही नहीं सकता है ना। इसीलिए अभी ह्यूमन इतना डिपेंडेंसी हो चुका है CSIT डोमेन के ऊपर। CSIT डोमेन आगे आने वाले 100-150 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, इसमें यही स्कोप, यही करियर प्लेसमेंट, इतना ही ग्रोथ होगा, ओके। तो फिर सर मैं बहुत जगह पे ऐसा पढ़ता भी हूँ कि ये हो गया वो हो गया, तो क्या होता है मालूम है, देखो एक कंपनी होती है, जब कंपनी में जैसे टाइम खराब चलता है हम लोग बोलते हैं, वैसे ही इंडस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आते, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते तो मेरे कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे, तो मुझे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है तो IT तो कितना भी हमेशा ग्रो ही करेगा, बट फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब खर्चा कम करना, तो हम मैं क्या करूँगा कि मैं देखूंगा मैं सबसे ज़्यादा पैसे मैं किसको किसको दे रहा हूँ, कौन मेरे लिए एजेंशियल है, नॉन एजेंशियल है, फिर मैं फाइनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से कुछ लोगों को मैं अलग कर दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें IT का डिफॉल्ट है, CSIT डोमेन इज ऑलवेज एवरग्रीन, ऑलवेज ग्रो करेगा। ये फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसकी वजह से ये हुआ, समझना। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस चला जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वापस से उनको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं, या कोई खुद का स्टार्टअप डेवलप कर लेंगे, चीज़ें समझ में। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई इंजीनियर मैं फॉरेन का हायर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एवरेज पैकेज 30 LPA का होता है। यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग, अगर मैं बोलूँ कि मैं 12 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर मिल जाएंगे, बट यही चीज़ मैं अगर फॉरेन में बोलूँ कि मैं 12 लाख का, कोई नहीं आएगा, कोई जॉब ही नहीं करेगा। एवरेज प्लेसमेंट 30 LPA का, भाई 25-30 से स्टार्ट होता है उधर, समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी क्या होती है, सिर्फ वहाँ का हायर करती है, वहाँ के इंजीनियर हायर करती है, 30 का पैकेज, 50 LPA पैकेज, 60 LPA पैकेज, 70 LPA पैकेज, तो खर्चा ज़्यादा होगा ना उनका। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं कि भाई अभी हम लोग कम कर देते, क्या जरूरत है 50 LPA 60 LPA देने का, क्यों? क्योंकि उनको मैं निकाल दिया, वो बच गया, और जब जरूरत मुझे पड़ेगी तो 60 LPA अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, इंडिया में मुझे 12 LPA पे 5 इंजीनियर मिल जाएंगे, बराबर। तो जो वो मैंने एक जन को निकाला, हो सकता है वो 5 जन का काम कर रहा था, ओके, या अच्छा कर रहा था, तो मैं जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इंडिया से, मतलब बोलते ना डेस्टिनेशन, दूसरे डेस्टिनेशन से कम प्राइस वाले, एशियन कंट्रीज से कम प्राइस वाले इंजीनियर्स में हायर कर लूँगा उसी काम के लिए, और मेरा काम चल जाएगा। बेसिकली जब फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह ऑल होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट पे हायर पैकेज पे होते हैं उनको फियर फैक्टर होता है, या जो फॉरेन इंजीनियर्स है, ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर, कनाडा के ACS, उनको प्रॉब्लम होता है। एशियन कंट्रीज के इंजीनियर्स के बजट लो कॉस्ट होते हैं, तो उनको इम्पैक्ट नहीं उतना पड़ता है। मतलब जब आप अनटिल अनलेस आप 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप अच्छे पोस्ट पे पहुंच चुके हो, बहुत ज़्यादा कंपनी पे कर रही है, समझ आ रहा है वो चीज़ें। मैं क्या समझे, थोड़ा सा ये वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये वो कंपनीज है जो आपको टारगेट करना चाहिए। कंपनीज कहीं ना कहीं, मैं इसके फाइनेंशियल टर्नओवर की बात नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री या नंबर ऑफ IT इंजीनियर्स वर्किंग इन दिस कंपनीज आर मोर, बराबर।
तो इसीलिए ये सब कंपनी देखो, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, बहुत लोग बोलेंगे भाई इसमें मत जाना, इसमें पैकेज कम मिलता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर इसी कंपनी में हायर होते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है कि भाई ऐसे कंपनी जिसमें मुझे पैकेज हाई मिले, वो कम लोग को उठाएगा, स्टार्टअप कंपनीज ओके, या बिग एमएनसीज वगैरह एंड ऑल होते हैं, कम लोगों को हायर करते हैं बट हायर पैकेज पे। बट कुछ ऐसे कंपनी होते हैं भाई लो पैकेज जॉब देते, 4-5-6 पैक का एलपी है बराबर, बट वो लाखों में, न लाखों नहीं बोलता, लाखों में उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट हजारों में हायर करते। मैं बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस, विप्रो वगैरह कंपनी में ओके 40,000 50,000 इंजीनियर्स वर्क कर रहे बराबर, समझ में आ रहा है। तो उसमें हायर भी होता है तो थाउजेंड्स में होता है भाई, एक साल में समझ लो उन्होंने 800 लोग को लिया, 1000 लोग को लिया बराबर ऐसा। तो ये टर्म्स में मतलब ग्रोथ में ये बड़ा है, कंपनी बड़ा है, लो पैकेज पे लेता है बट बहुत लोग को लेता है, तो उसमें अप्लाई करने में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं मिले, बैठ ले इंडस्ट्री में एंट्री तो मिली, बट कुछ कंपनी ऐसी होती है जैसे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कैपेबल है, तो उसमें अप्लाई मत करो। आप ऐसे कंपनी में अप्लाई करो जो 2 या 1 लोग को 3 लोग को लेगा बट वो ज़्यादा पैकेज देता है। समझ में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है। तो ये मैं क्वांटिटीज़ की बात कर रहा था। और हाँ, इसमें ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अगर आपने उस कंपनी को टाइम दिया, आपने अच्छा डेवलपमेंट किया, तो भाई वहाँ पर भी अच्छा ज़्यादा पैकेज आपको मिलेगा। और यही मैंने एक और मैंने वीडियो बनाया था ओके, कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट है पुणे या मुंबई आईटी के बाद, उसमें भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। इधर भी मैं बता रहा हूँ कि भाई इंडिया में आईटी डोमेन बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। रीज़न मैंने बहुत सिंपल बताया कि भाई कोई अगर अमेरिका में, लंदन में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हायर करेगा, डॉलर करेंसीज होने की वजह से या दूसरे करेंसी होने की वजह से वहाँ पर महंगा पड़ता है इंजीनियर हायर करना, वैराज वो प्रोजेक्ट इंडिया से भी काम हो सकता है, तो वो इंडिया के इंजीनियर्स को एक के बजाय वहाँ पर हायर करेंगे तो यहाँ 5 जन को हायर कर सकते हैं, जिसके वजह से इंडिया में आईटी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। पहले हम लोग बोलते थे कि भाई इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम लोग बहुत करते हैं, वो तो हम लोग करते ही है, बट अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंजीनियर जो आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वो इंडिया से ही कर रहे हैं। इंडिया में टीयर 1 के बाद, जैसे टीयर 1 में अगर मैं बोलूँ, मैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, इसके अलावा भी टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में भी जो है आईटी कंपनीज बन रहे हैं। मैंने खुद अभी लास्ट मंथ में इंदौर विजिट किया था, वहाँ पर काफ़ी आईटी कंपनीज आ चुकी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा जगह लिया है। रीज़न बहुत सिंपल है, वहाँ पर एकदम लो कॉस्ट में मिल रहा है और बहुत सारे यंग इंजीनियर्स कम पैसे में मिल जाएंगे। तो दैट इज एक, मैं इंदौर का एग्जांपल लेता हूँ। ऐसा ही नासिक में भी डेवलपमेंट चालू है, नागपुर में भी चालू है, हमारे संभाजी नगर में भी चालू है कि भाई SEZ जो बोलते हैं हम लोग, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर आईटी कंपनीज, आईटी हब या इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करती है, वो सेटअप हो रहा है। तो ये पूरा मैप पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें जो भी नाम आपको दिख रहे हैं, जो एक ग्रीन में दिख रहा होगा, वो ऑलरेडी डेवलप है। जैसे कि हैदराबाद 3rd लार्जेस्ट आईटी बेस, ओके, वैसा ही पुणे भी 2nd या 3rd लार्जेस्ट आईटी बेस में आता है, चेन्नई 2nd लार्जेस्ट आईटी बेस में आता है, मुंबई आ गया, दिल्ली आ गया, लार्जेस्ट आईटी बेस में होते हैं। बहुत सारे आईटी के आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंडस्ट्री है, और उसके आसपास के कॉलेज में ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। ये रीज़न है कि भाई मुंबई पुणे का कट ऑफ हाई क्यों है, क्योंकि वहीं पर इंडस्ट्री है। तो भाई एवरेज कॉलेज में भी बहुत सारी कंपनी आके अच्छा प्लेसमेंट देती है। वेयर है उसके अलावा, जैसे मैंने बोला, औरंगाबाद, जैसे संभाजी नगर हम लोग बोलते हैं, नासिक हो गया, नागपुर हो गया, मैंने हाईलाइट नहीं किया, वहाँ पर ग्रो हो रहा है। इंदौर मैंने बोला ओके, नागपुर में यहाँ पर था वो थोड़ा सा गलत हो चुका है, नागपुर यहाँ पर महाराष्ट्र में, जयपुर, लखनऊ, विशाखापट्टनम, और ये रेड में जो है वहाँ पर अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा SEZ बन रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहाँ पर आईटी हब्स बनेंगे, और फ्यूचर में जब 4-5 साल के बाद आप निकलोगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे प्लेसमेंट मिलेंगे। तो वहाँ के कॉलेजेस में भी आपको डिमांड है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? गुड। ये आईटी इंडस्ट्री है ओके, ये 2008-9 में कहीं ना कहीं 66 बिलियन डॉलर से स्टार्ट हुआ था, अब वो 200 से 250 मिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई 10%, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10% पूरे इंडिया का जीडीपी सिर्फ आईटी डोमेन से निकल रहा है, क्योंकि आजकल हर एक इंडस्ट्री में आईटी का काम है, तो आईटी से पैसा आएगा आईटी इंडस्ट्री को, तो इसीलिए पूरा इंडिया, और ये पूरा ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। ग्लोबल मैं आपको बताना चाहूँगा 10% मैंने ऑलरेडी ये आपको बता दिया कि 10% जो है पूरा जीडीपी इंडिया, मतलब इंडिया जीडीपी जो है ना इंडिया का, वो आईटी पे डिपेंड है। और ये आप देख सकते हो, देखो TCS 14 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है,
इन्फोसिस 6.24 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, HCL 3.85 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, विप्रो 2.48 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। उतना तो ये कंपनी खड़ी है किस चीज़ पे खड़ी है? IT डेवलपमेंट पे खड़ी है, टेक डेवलपमेंट पे खड़ी है। उसके इंजीनियर उतना कम कर रहे हैं तो ये खड़ी है। इंडिया के GDP का 10% सिर्फ IT इंडस्ट्री में निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको मैं डिमांड बता रहा हूँ टेक डोमेन की। ये देखो, ये दिख रहे हो, USA UK इतना अपना एक्सपोर्ट हो रहा है, IT प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देखो, ये सारे सर्विसेज है जिसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज 50% से ज़्यादा है। सर्विस इंडस्ट्री में भी हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे 50% IT प्रोडक्ट्स हम लोग ये कर रहे। बिकॉज देखो, IT डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए हमें किसी इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट जैसे इंडिया में काम कर रहा है, आपने उसको क्लाउड पे डाल दिया, उसी प्रोजेक्ट को आप US UK में आप एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब क्लाउड डेटाबेस पे स्टोरेज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल वेल बनाना है, 2B वेल या बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग मुझे अगर चेन्नई बनानी है तो मैं चेन्नई से इंजीनियर हायर करूंगा, कहीं और से हायर करके यहाँ लाऊंगा, महंगा पड़ेगा, उसका आने जाने का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। IT में ऐसा ही नहीं है, सब क्लाउड डेटाबेस है, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। इसी वजह से इंडिया का इकोनॉमी सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ये सब सर्विस बेस के होते हैं, जो क्लाउड सर्विसिंग, IT ट्रेनिंग एजुकेशन, IT आउटसोर्सिंग, BPO भी आजकल बहुत चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल, डेटाबेस मैनेजमेंट, ERP सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंडिया से जा रहा है, SAP। ठीक है, ये सारे अलग अलग जब आप इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो ये सब पोजीशंस है, ये सब पोजीशन है। आप पहले एज अ सिस्टम इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ ये वो आप एंटर करोगे, फिर धीरे धीरे वो ग्रो होता है। और ये अलग अलग डोमेन का भी दिया हुआ है, किसका कितना एवरेज पैकेज है आप वो देख सकते हो। देखो, अब नॉर्मल वेब डिजाइनर का कम है 3.76, बट वही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो प्रॉपरली 6.34। अब वही आप पूरे टीम के लीडर बन गए, या टीम का पूरा एक सॉफ्टवेयर बनने वाला A to Z सॉल्यूशन का पूरा आप आर्किटेक्चर बना रहे हो, टेक आर्किटेक्ट 16.21, समझ रहे हो? ये देखो, आप यहां से चालू करके वहां तक जा सकते हो। ये सारी अभी, और हाँ, और हर जगह फीमेल्स का प्रॉपर योगदान है। प्रॉपर योगदान है मतलब ऐसा नहीं कि भाई IT इंजीनियर में से बॉयज गर्ल्स का इक्वल वेटेज है, इक्वलिटी है पूरा। यहाँ पर मैकेनिकल में होता है भाई 99% बॉयज, 0.1% गर्ल्स। IT डोमेन में ऐसा नहीं, बैठ के सिस्टम पे काम करना है, बैठ के सिस्टम में काम करना है, कोई भी काम कर सकता है। ये हर जगह के लोकेशन के ये है एवरेज पैकेजेस अकॉर्डिंग टू ये जॉब रोल। ये सब है, ये सब मैंने आपके लिए निकाला था। जिसको इंटरेस्ट रहेगा स्क्रीनशॉट ले सकता है, या आराम से देख के पूरा ये कर सकता है, एनालिसिस वगैरह को जो भी है ये है। देखो, आप छोटे मोटे कम कॉलेज से भी आते हो, एवरेज पैकेज यहाँ से उठाते हो, तो यहाँ से आप 2 से 5 साल में यहाँ पर, फिर 5+ ईयर में यहाँ पर आ सकते हो, फिर यहाँ पर भी आ सकते हो। और दिनेश सर के बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत पहले पास आउट हुए थे, जो यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो पॉसिबल है, मुमकिन है। आपके अंदर हुनर है, जुनून है, करने की इच्छा है, सीखने का, तो भाई पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें कुछ रिसर्च वर्क मैंने लाया था, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद जो है स्क्रीनशॉट लेके खुद आप देख सकते हो। जॉब ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ये टॉप 10 कंपनीज का नाम माइंड में याद रखो, किसी भी कॉलेज में जाते हो इसको टारगेट करना है। यहाँ पर आपको एंट्री मिलना आसान होगा बिकॉज वो वास्ट नंबर में उठाते। ओके, और ये चैनल तो भूलना ही नहीं भाई, सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पर, गाइडेंस मिल रहा है, स्ट्रेटजी मिल रही है, फ्यूचर प्लान्स में आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो भाई इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज चालू है, खुद भी देखो और प्लीज़ दोस्तों में भी थोड़ा बहुत शेयर कर दो यार, उनको भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉलेज रिव्यूज़ मैंने किया, ये आप देख लो। ठीक है, जो अच्छा लगता है देख लो, जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए बताओ, हम वीडियो देंगे। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा टाइम लेके मैं बताता हूँ, बट मैं प्रॉपर रिसर्च वर्क करके साथ आता हूँ और सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि कोई भी समझे, एवरेज वाला बंदा हो उसको भी सब चीज़ें समझ में आए। और आप अगर स्मार्ट हो, एक्सपर्ट हो, पहले ही सब चीज़ें समझ जा रही है तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो, हमें मोटिवेट करो। ठीक है, और हम भी आपको मोटिवेट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।